तो वेलकम बैक टू द सेकंड पार्ट ऑफ द चैप्टर 12 दैट इज 12.2। आज हम टॉपिक करेंगे हु आर लिव टुगेदर इन नेचर। तो दिस मींस प्रकृति में कौन कौन साथ रहता है। एक्टिविटी बेटा हमने की थी 12.1। यू ऑब्जर्व फिश इन अ पॉन्ड, यू वुड नॉट यूजली सी ओनली वन फिश, इंस्टेड यू विल सी मैनी फिश ऑफ द सेम काइंड। तो इसमें यह है कि आप किसी तालाब में देखोगे जब, यू विल नॉट फाइंड ओनली वन फिश, देयर आर टू मैनी फिश। ओके, बहुत सारी फिश होंगी वहां पर और एक ही प्रकार की फिश होंगी। हो सकता है दो प्रकार की हो तो दो प्रकार की भी काफी सारी होंगी। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम काइंड लिविंग टुगेदर इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट इज कॉल्ड पॉपुलेशन। तो दिस मींस एक ही प्रकार की फिश जो एक पॉन्ड में रह रही हैं उनको हम उसकी पॉपुलेशन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक ही प्रकार के टॉर्टोइस अगर किसी पॉन्ड में रह रहे हो तो उसको हम बोलेंगे दैट इज पॉपुलेशन ऑफ टॉर्टोइस। पिछले केस में हमने क्या बोला था, पॉपुलेशन ऑफ फिश। अब एक ही प्रकार के मान लो कोई और जीव जंतु वहां पर रह रहा है, एक ही प्रकार के प्लांट वहां पर रह रहे हैं, है ना, मिल रहे हैं, तो उसको कहेंगे पॉपुलेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लांट। तो इन वन हैबिटेट वी कैन ऑब्जर्व मैनी डिफरेंट पॉपुलेशंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग टुगेदर। तो एक हैबिटेट में हम क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जो है, डिफरेंट डिफरेंट जो जनसंख्याएं प्लांट्स की, एनिमल्स की वहां पर रह रही होती हैं। तो कहने का मतलब एक पॉन्ड को अगर आप ध्यान से देखोगे ना, उसी पॉन्ड में आपको फिश भी दिखाई देगी, आपको उस पॉन्ड में जो है टॉर्टोइस दिखाई देंगे, उस पॉन्ड में आपको कई तरह के जो है प्लांट्स भी दिखाई देंगे। तो ये सारे के सारे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और वहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन बनाते हैं। अब हमने करनी है एक्टिविटी 12.2, तो उसको रिकॉर्ड करना है अपने, राइट। लेट अस रिकॉर्ड। तो इसमें एक्टिविटीज करने लायक कुछ नहीं है, इसको आपने सिर्फ रिकॉर्ड करना है, देखना है, ऑब्जर्व करना है। पॉपुलेशन ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी अंडरस्टूड बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स प्रेजेंट इन एट अ गिवन प्लेस एंड टाइम। तो आप एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन काउंट कर सकते हो एक पर्टिकुलर एरिया में, पर्टिकुलर टाइम पर, पर्टिकुलर प्लेस पर। जैसे मान लीजिए मैं आपको किसी गार्डन में ले जाता हूँ, गार्डन पे मैं बोलता हूँ वहां पर मैं एक एरिया डिमार्केट कर देता हूँ 1 मीटर बाय 1 मीटर का। तो मैं बोलता हूँ कि इसमें पर्टिकुलर टाइप के प्लांट बताइए आप और पर्टिकुलर टाइप के एनिमल्स बताइए, जैसे से आंट, या फिर वहां पर अर्थवॉर्म कितने हैं, या कोई पर्टिकुलर टाइप के इंसेक्ट कितने हैं, तो उसको आपने काउंट करना है। तो एट पर्टिकुलर टाइम जिस वक्त हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे, तो मैंने बोला ना पर्टिकुलर प्लेस एंड पर्टिकुलर टाइम, तो वहां पर आपने क्या करना है, पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट की काउंटिंग वहां पर करनी है। तो ये आई हैव गिवन हियर द एरिया ऑफ 1 × 1 मीटर स्क्वायर, 1 × 1 मीटर आपने लेना है। 4 organisms आर आइडेंटिफाइड एंड देयर नंबर्स आर काउंटेड एंड रिकॉर्डेड। तो नेक्स्ट में हमने क्या किया कि 4 organism जो है उनको काउंट किया है और उनको हमने अपनी जो है लिस्ट में रखा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ गया हमारे पास टेबल 12.2, नंबर ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म एट अ गिवन स्पेस एंड टाइम। तो पर्टिकुलर स्पेस 1 by 1 हमने लिया था, ठीक है, 1 मीटर × 1 मीटर। टाइम जब भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, है ना, नाइट नहीं बोला मैंने, डे का एक पर्टिकुलर टाइम है, हो सकता है नाइट में वहां पर ऑक्सीजन ज्यादा बढ़ जाए। जैसे पर्टिकुलर प्लांट है ना, तो उसकी हमने काउंट किया कि पर्टिकुलर प्लांट वहां पर 20 है, टाइप ऑफ प्लांट 2 वहां पर 5 है, वहां पर एनिमल 1 हम एनिमल नहीं लिखते, जहां पर इंसेक्ट लिख लेंगे। तो फर्स्ट इंसेक्ट दैट इज 19, आपने वहां पर चिड़िया काउंट की 19 चिड़िया वहां पर थी। अर्थवर्म काउंट किए 7 थे। तो इट डिपेंड्स अपॉन कि आपने कौन से मौसम में ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, राइट। विंटर में अलग तरह के ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, है ना, समर में अलग तरह के, बरसात में अलग तरह के, राइट। तो इसमें सेंटेंस कंप्लीशन क्या रहेगी, देयर इज अ पॉपुलेशन ऑफ 20 प्लांट्स से मैंने वहां पर लिखे ग्रास प्लांट्स, है ना, 5 डैश प्लांट्स। तो जो भी आपने प्लांट वहां पर लिख लिए, से लेंटेना, ठीक है, से वहां पर कोई ऑर्नामेंटल प्लांट भी हो सकता है, ठीक है। तो उस एरिया में क्या है, तो पॉपुलेशन फिर से मैं आपको रिपीट कर रहा हूं, अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन फ्रॉम एक्टिविटी 12.2। तो वी लर्न दैट, तो इसका मीनिंग यहाँ पर पॉपुलेशन है 20, 5, 19 एंड 7। तो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की क्या पॉपुलेशन रहेगी, ठीक है, वो उसकी काउंटिंग होगी उस एरिया में पर्टिकुलर टाइम पर, राइट। तो पॉपुलेशन इज अ ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन अ हैबिटेट एट अ गिवन टाइम। तो ये बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, एक पर्टिकुलर हैबिटेट में कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनकी काउंटिंग क्या है एक पर्टिकुलर टाइम पर, दैट इज कॉल्ड एज अ पॉपुलेशन। तो क्या एक हैबिटेट में एक ही टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? अभी हमने क्या ऑब्जर्व किया, 1 by 1 स्क्वायर का एरिया हमने 1 मीटर × 1 मीटर को ऑब्जर्व किया ना, तो क्या उसमें एक ही तरह के जीव जंतु थे? नो, हमने वहां पर काउंट किया 2 तरह के प्लांट थे, ठीक है, एक वहां पर आंट थी, हमने अर्थवॉर्म भी काउंट की, एग्जांपल है ये, ठीक है। तो इसका मीनिंग है
कि एक ही हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म मिल सकते हैं। इफ अ habitat has only one type of organism, all will need the same food, water and space. और मान लीजिए वहां पर ये ऐसे, जहां पर ये जैसे बता रखा है, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स या इंसेक्ट ना हो, तो फिर क्या होगा? फिर वहां पर एक ही टाइप के एनिमल्स या प्लांट्स मिलेंगे, राइट? फिर क्या होगा? उन एनिमल्स की आदतें मिलती होंगी, उनकी नीड्स मिलती होंगी। तो फिर क्या होगा? जब उन एनिमल्स की आदतें, नीड वगैरह सब कुछ मिलेगा, तो इसका मीनिंग ये होगा उनके बीच में फूड को लेकर, वाटर को लेकर, स्पेस को लेकर दे विल quarrel, they will have competition among them for food, water and space. This leads to competition. तो कंपटीशन होगा उनके बीच में। देयर वुड बी स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज, तो संसाधनों की कमी हो जाएगी, जो वहां पर मटेरियल है उसकी कमी हो जाएगी। सच ए सिचुएशन मेक सर्वाइवल डिफिकल्ट, तो उससे क्या होगा? उनका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम कहेंगे कि एक ही हैबिटेट में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का होना जरूरी है। अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म नहीं होंगे, एक ही तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे, तो उनके बीच में क्या होगा? कंपटीशन बढ़ेगा फूड के लिए, वाटर के लिए और स्पेस के लिए, एंड देयर सर्वाइवल बिकम डिफिकल्ट, राइट? अब देखो बेटा, हमने ना नेक्स्ट डेफिनेशन करनी है कम्युनिटी की। अब आपने देखा पॉपुलेशन थी, पहले एक पॉपुलेशन थी 20, फिर 19, है ना, फिर 5, 10, ऐसे करके हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स थे। तो अब क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज कम्युनिटी? एक्टिविटी 12.1 और 12.2 आपने की, राइट? तो आपने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स जो होते हैं ऑर्गेनिज्म के, वो आपस में वहीं पर एक ही जगह पर अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं। जब अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म वहां पर रह रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि अब हमें वहां पर ये ऑब्जर्व करना है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन कितनी है। तो सारी की सारी पॉपुलेशन जो रह रही होती है ना, कितनी सारी डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन जो इकट्ठी रह रही है, उनको हम बोलते थे कम्युनिटी। तो कम्युनिटी का मीनिंग होता है समुदाय, ठीक है? कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग द सेम हैबिटेट। तो एक ही जगह पर अलग अलग तरह के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन रह रही हो, ठीक है? तो जहां हम कह सकते हैं नंबर ऑफ पॉपुलेशंस लिविंग इन एन एरिया मेक कम्युनिटी। तो बहुत सारी पॉपुलेशन मिलकर क्या बनाती है? कम्युनिटी। तो इसकी एक डेफिनेशन ये भी है, ये आपने अंडरलाइन कर लेनी है। इट इज कम्युनिटी इज मेड अप ऑफ द डिफरेंट पॉपुलेशंस लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग द सेम हैबिटेट। और एक बात है कि वो सेम जगह सेम हैबिटेट पर रह रही थी। अब एक कम्युनिटी में हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? बायोटिक कंपोनेंट रहते हैं। बायोटिक कंपोनेंट मीनिंग जो लिविंग होते हैं, दैट इज अ बायोटिक। जो नॉन लिविंग होते हैं, दैट इज अ जो है वो एबायोटिक कंपोनेंट। तो बायोटिक कंपोनेंट में प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, ये सारे के सारे प्लांट्स की काउंटिंग होगी, एनिमल्स की काउंटिंग होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की काउंटिंग होगी। ये सारे के सारे इकट्ठे रह रहे हैं, ठीक है? लिविंग टुगेदर इन ए कम्युनिटी, सो देर हम वही कैन से दे ऑल आर इन कम्युनिटी। ये ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं, परस्पर क्रिया करते हैं। एक जो है वो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, दूसरा तीसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, एंड सो ऑन। ये आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल के लिए। तो यहां तक हमें पता चल गया कि पॉपुलेशन क्या है, कम्युनिटी क्या है, और कम्युनिटी में एक दूसरे के ऊपर ये सभी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा बेटा, अब ना फ्रॉम नाउ, अब मैं जितनी भी आपको ये चैप्टर दूंगा ना, उसमें एक चीज है कि मैं आपको की पॉइंट्स दूंगा और साथ में डेफिनेशन दूंगा। तो की पॉइंट से ये होता है कि आपको एक्सेस में याद नहीं रखना पड़ता, उसका मेन मेन पॉइंट याद रखने हैं। तो मेन पॉइंट्स क्या रहेंगे इसके? कि पॉपुलेशन जो है फिक्स प्लेस और टाइम पे काउंट करते हैं, ठीक है? सेम टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मिलकर बनाते हैं पॉपुलेशन। हैबिटेट जो है उसमें कई तरह की पॉपुलेशन रहती है, डिफरेंट डिफरेंट पॉपुलेशन आपस में मिलकर कम्युनिटी बनाती हैं। तो ये सारी की सारी डेफिनेशन हमने की हुई है ना, तो इसको एक बार रीड आउट आपने करना है। जब भी मैंने की पॉइंट्स और डेफिनेशन लिखूं, तो आपको उसको अलग से रखिए, क्योंकि मुझे कई बच्चों ने ये सजेशन दी थी कि सर अगर आप डेफिनेशन अलग से लिख दो और उसका एक्सट्रैक्ट अलग से लिख दो तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो बेटा ये आपकी डेफिनेशन रहेंगी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोटिक कंपोनेंट, हैबिटेट, कॉम्पिटिशन, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। इसकी बेटा अपनी डेफिनेशन साथ साथ में लिखते जाना, एंड यू कैन नोट डाउन ऑल दीज थिंग्स इन योर कॉपी, ठीक है? तो इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि एक चीज को खुद प्रिपेयर करना और एक चीज को रेडीमेड मिलना आपके लिए इजी रहेगा, राइट? अब नेक्स्ट आया तब तक हमने करना है एवर हर्ड ऑफ। क्या आपने कभी सुना है किसके बारे में? दैट इज अ पॉलिनेशन। पॉलिनेशन को हिंदी में कहते हैं परागन। परागन मीनिंग परागकण, सुने आपने? परागन और परागकण दो डिफरेंट डिफरेंट शब्द हैं, ठीक है? तो लेट स्टार्ट विद इट। यू मे हैव सीन ब्राइटली कलर्ड फ्लावर्स। तो आप किसी भी फ्लावर को ना हाथ में पकड़ो, वो बड़ा सा फ्लावर होगा तो जल्दी इजीली हो जाएगा। जैसे चाइना रोज होता है ना, चाइना प्लांट होता है ना, तो उसमें ये आपको इजीली देखने को मिलेगा। तो रंग बिरंगे जो फूल होता है, बढ़िया से कलर का फूल है, उसको आपने देखना जो पूरी तरह से खिला हुआ हो, ठीक है? तो अ फ्लावर हैज अ डिफरेंट पार्ट्स। तो एक फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं,
फ्लावर्स में भी मेल और फीमेल फ्लावर होते हैं, ठीक है। मेल प्लांट होता है, फीमेल प्लांट होता है। मेल फ्लावर जो होता है उसमें मेल और ऑर्गन्स होंगे, फीमेल फ्लावर में फीमेल ऑर्गन होंगे, एक बात। दूसरी बात ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि कोई भी जो फ्लावर होता है ना, उसमें दोनों सेक्स भी हो सकते हैं। वो फ्लावर में मेल पार्ट भी हो सकता है और फीमेल पार्ट भी हो सकता है। अब यहां से हम इसको आगे से पढ़ेंगे। अब फ्लावर को अगर आप आराम से हाथ में पकड़ लो तो आपको वहां पर, ये मैं इसको बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर आपको इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देंगे। अब ये आप सोच रहे हो कि ये क्या है, ये एक मधुमक्खी है जो उड़ रही है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक जा रही है। अब आपको यहाँ से समझना है, सबसे पहले तो ये हमारे पास आ गया, ये जो हरी पत्तियां होती है ना फ्लावर के नीचे, इसको कहते हैं हम सेपल्स। ये जो रंग बिरंगी होती है जिनका कलर होता है, उनको हम कहते हैं पेटल्स। और ये जो बीच में दे रखा है ना बड़े वाला, ये फीमेल पार्ट है फ्लावर का, और ये जो छोटे छोटे दे रखे हैं ना, ये मेल पार्ट है। मेल पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन, मैन से याद रख लेना स्टेमन, ठीक है। और फीमेल पार्ट को कहते हैं हम कार्पल, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो ये कार्पल है ना, इसमें फीमेल पार्ट में अगर आप बड़े ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये रहा हमारा स्टेमन ना, स्टेमन के ऊपर एक पाउडरी मास होता है जिसको मेल सेक्स सेल्स कह सकते हैं, ठीक है, इसको पोलन भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास ये वाला है ना, राइट, इसके ऊपर पाउडरी मास और इसके ऊपर मेल सेक्स सेल्स होंगे। और इसको ट्रांसफर कहाँ करना होता है, ये फीमेल पार्ट है, इसका होता है स्टिग्मा, ये पोर्शन होता है स्टाइल, और ये पोर्शन होता है ओवरी। ऊपर वाला स्टिग्मा, बीच में स्टाइल, और ये ओवरी। अब क्या होता है, अब आपको मेल पार्ट और फीमेल पार्ट का पता चल गया, ठीक है। तो सेपल पता चल गया, कलर पोर्शन को सेपल कह दिया। अब दो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं ना, कार्पल और स्टेमन है, ठीक है। अब क्या होता है, मेल पार्ट, फीमेल पार्ट को हम दैट इज अंडप या मादा भाग कहेंगे, स्टेमन जो है उसको नर भाग कहेंगे, वो मैंने आपको क्लियर कर दिया। पोलिनेशन क्या है, किसी भी फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसके पोलन्स जब स्टिग्मा के ऊपर ट्रांसफर होते हैं ना, ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम स्टेमन टू स्टिग्मा इज कॉल्ड एज पोलिनेशन। या आप कह सकते हो ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अदर फ्लावर, ठीक है। या ट्रांसफर ऑफ पोलन्स फ्रॉम मेल पार्ट टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट। तो इसको सिंपली हमने एक पार्ट से दूसरे पार्ट पर मेल पार्ट से पोलन्स का ट्रांसफर होना फीमेल पार्ट तक, उसको हम कह दिया दैट इज कॉल्ड एज अ पॉलिनेशन। अब पॉलिनेशन में क्या होता है, यहाँ पर पाउडरी मास है ना, जो आप ऐसा करना ना, किसी भी फ्लावर को पकड़ के देखना, उसके ऊपर थोड़ा सा टच करना, आप देखना उसके आपके हाथ के ऊपर ना येलो येलो कलर का एक पाउडर सा लग जाता है, वो पोलन्स होते हैं। आपने देखा होगा अक्सर कि वह मार्च के महीने में, फेब मार्च में ना आपको छींके बहुत आती हैं, दैट इज ड्यू टू पोलन जो है ना एटमोस्फेयर में वो बिखरा होता है, उससे आपको एलर्जी होती है, पोलन एलर्जी होती है, ठीक है। तो वो पोलन्स हवा में भी अपने आप उड़ के एक प्लांट से दूसरे प्लांट तक पहुंच जाते हैं, या एक पार्ट ऑफ द फ्लावर में दूसरे पार्ट तक पहुंच जाते हैं, या फिर इंसेक्ट उनको जब वो नेक्टर लेने आते हैं, रस चूसने आते हैं किसी भी फ्लावर का, तो उनके पाँव के साथ वो लग जाते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ के जाते हैं, तो वो पाँव के साथ जो उनके जो नीचे होते हैं, ठीक है, उनकी जो अपेंडिसेस होती हैं उसके साथ क्या है, छोटी छोटी लेग्स जो होती हैं, लेग्स के साथ चिपक के वो पहुंच जाते हैं दूसरे फ्लावर तक। या फिर पानी से भी पहुंच जाते हैं, या फिर बैट्स उनको पहुंचा देते हैं, बर्ड्स भी पहुंचा देते हैं। तो इसका प्रोसेस को ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अदर इज कॉल्ड द पोलिनेशन। पोलिनेशन एसेंशियल क्यों है, क्योंकि पोलिनेशन होने के बाद फ्रूट और सीड्स बनते हैं। आपने देखा होगा कि जो जंगल में कहीं पर हम चले जाएं जहां पर वेजिटेशन ज्यादा है, जहां पर इंसेक्टिसाइड्स कम यूज हो रहे हैं, वहां पर फ्लावर्स की आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स को देखने को मिलती हैं। तो ये पोलिनेशन के कारण ही होती है, ठीक है। तो पोलिनेशन आपको क्लियर हो गया। सो लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो नेक्स्ट बेटा हमारा एक टॉपिक है 12.3, डज एवरी ऑर्गेनिज्म इन अ कम्युनिटी मैटर्स। तो मैंने आपको बताया था ना कि कम्युनिटी, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस लिविंग इन अ हैबिटेट मेक्स कम्युनिटी। तो क्या समुदाय में हर जीव महत्व रखता है। अब इसके लिए करनी पड़ेगी हमें एक एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी क्या है, इसको हमने थोड़ा सा रिसर्च करना है। तो रिसर्चर्स ने, जो शोधकर्ता होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उन्होंने एक स्टडी की टू अंडरस्टैंड हाउ फिश इन अ पॉन्ड अफेक्ट सीड प्रोडक्शन इन नियर बाई प्लांट्स। कि फिश हैं किसी पॉन्ड में, वो कैसे अफेक्ट करेंगी कि किसी पॉन्ड के आसपास कौन से प्लांट्स होंगे। अगर फिश नहीं है, ठीक है, तो फिर डिफरेंट कंडीशन होंगी, अगर फिश है तो डिफरेंट कंडीशन होगी। तो इसमें एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि फिश जो है ना, वो बहुत मजे से जो फ्लाइज होती है ना, ठीक है, उनके जो एग्स या लार्वा को
ड्रैगन फ्लाई के स्पेशली एग जो लार्वा को बड़ी मजे से खाती है। और ड्रैगन फ्लाई है ना जो, वो इंडीड जो मधुमक्खी होती है ना, उसको बड़े आराम से खाती है। अब आपको क्लियर हो गया ना, फिश किसको खाती है? ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को। ड्रैगन फ्लाई जो बड़ी होती है वो किसको खाती है? मधुमक्खी को। ये बात आपने याद रखनी है इससे पहले, ठीक है। अब आप एक पॉन्ड ए को ऑब्जर्व करिए और एक पॉन्ड बी को ऑब्जर्व करिए। तो ए सुंदर कौन सा दिखाई दे रहा है आपको? ऑब्वियसली ए। क्यों? क्योंकि इसमें आसपास बहुत सारे फ्लावर्स लगे हैं, रंग बिरंगे, है ना। और यहाँ पर एक चीज आपने और ऑब्जर्व करनी है, ये देखिए। एक तो ये है, इसमें काफी सारी फिश है ना। ड्रैगन फ्लाई थोड़ी सी है, एक ही ड्रैगन फ्लाई दिख रही है, हो सकता है एक दो इधर उधर और हो, कहीं पेड़ में छुपी हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर फिश की काउंटिंग ज्यादा है, राइट। और यहाँ पर ये देखिए मधुमक्खियां ये दे रखी हैं, ये देखो कितनी सारी मधुमक्खियां है ना, ये देखो दिख रही है आपको, है ना। तो मधुमक्खी की काउंटिंग ज्यादा है, ड्रैगन फ्लाई भी बैलेंस में है, मछलियां भी ज्यादा है। अब सेकंड पिक्चर हम फिर से देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए ड्रैगन फ्लाई ज्यादा है, राइट। मधुमक्खी कोई कोई दिखाई दे रही है, यहाँ पर है ही नहीं इंडेड, है ना। तो मधुमक्खियां कम है और फ्लावर्स भी कम है और फिश तो है ही नहीं यहाँ पर। अब इस चीज को हमने ऑब्जर्व किया, तो अब यहां से हमने प्रूव करना है कि ये जहां पर मछली, यहाँ पर इंटरेक्शन हो रही है आपस में, परस्पर क्रिया कर रहे हैं आपस में। और यहाँ पर मक्खियां जो मछलियां ना होने से क्रिया नहीं हो रही, इंटरेक्शन नहीं हो रही। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब यहां से हमें क्या क्लियर होगा? रीजन क्या है? फिश ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा। फिश जो है ना, ये ड्रैगन फ्लाई को खाती है, राइट। ये ड्रैगन फ्लाई के लार्वा, ड्रैगन फ्लाई को भी खा लेती है, ड्रैगन फ्लाई के लार्वा भी वो भी खा लेती है, ठीक है। इससे लार्वा से क्या बनता है? बड़ी होकर ड्रैगन फ्लाई बनती है। और मान लो कहीं पर फिश नहीं रहेगी, तो फिर क्या होगा? वहां पर सिर्फ ड्रैगन फ्लाई रहेंगी, ड्रैगन फ्लाई का लार्वा बनना शुरू होगा और उससे क्या बन जाएगी? बहुत सारी ड्रैगन फ्लाई बन जाएगी। ड्रैगन फ्लाई जब बनेगी तो वो क्या करेगी फर्दर? मधुमक्खी को खाना शुरू कर देगी, मधुमक्खी की काउंटिंग कम होगी। मीनिंग फिश कम होने से, जब फिश नहीं होने से ड्रैगन फ्लाई की काउंटिंग बढ़ी, ड्रैगन फ्लाई की काउंटिंग बढ़ने से मधुमक्खियों की काउंटिंग कम होगी। अब मधुमक्खियां, अभी मैंने क्या ऊपर एक टॉपिक किया ना हमने, पॉलिनेशन। तो मधुमक्खियां किसमें हेल्प कर रही है? दीज हनी बीज आर हेल्पिंग इन द पॉलिनेशन प्रोसेस। तो जब मधुमक्खियां नहीं होंगी, देयर वुड बी नो पॉलिनेशन और लेस पॉलिनेशन, हेंस देयर विल बी लेस फ्लावर्स। तो इसका मीनिंग है यहाँ पर फ्लावर्स ज्यादा हैं, क्योंकि यहाँ पर फिश की काउंटिंग ज्यादा है। फिश की काउंटिंग ज्यादा होने से क्या है? ये ड्रैगन फ्लाई के लार्वा को खा लेंगी। ड्रैगन फ्लाई की जब लार्वा को ये खाएंगी तो क्या होगा? ड्रैगन फ्लाई कम होंगी। जब ड्रैगन फ्लाई कम होंगी तो मधुमक्खियों की काउंटिंग ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। जब मधुमक्खियों की काउंटिंग बढ़ जाएगी, हनी बी की काउंटिंग बढ़ेगी, तो पॉलिनेशन ज्यादा होगी एंड देयर विल बी फ्लावर्स एवरीवेयर। एंड व्हेन देयर विल बी लेस फिश, फिश कम होंगी, देन ऑटोमेटिकली दे विल नॉट ईट ड्रैगन फ्लाई लार्वा, ड्रैगन फ्लाई का लार्वा वो खाएंगे नहीं। तो ड्रैगन फ्लाई का लार्वा, व्हेन ड्रैगन फ्लाई लार्वा इज नॉट ईटन बाय फिश, देन काउंटिंग ऑफ ड्रैगन फ्लाई विल इंक्रीज। तो ड्रैगन फ्लाई की काउंटिंग बढ़ जाएगी। तो वेन एवर देर इज इंक्रीज इन ड्रैगन फ्लाई काउंटिंग, देन दे विल स्टार्ट ईटिंग हनी बी, मधुमक्खी को खाना शुरू कर देंगे। देन ऑटोमेटिकली सॉरी, इट विल लीड टू लेस पॉलिनेशन। लेस पॉलिनेशन से वहां पर क्या होगा? फ्लावर्स जो है कम हो गई। तो यहां से हमें क्लियर हो गया कि हाउ ऑर्गेनिजम्स आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। तो ऑब्जर्वेशन क्या हमने? द नंबर ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, बीज एंड बटरफ्लाइज वाज कंपेयर्ड इन बोथ पॉन्ड्स। पॉन्ड ए जो है उसमें कम ड्रैगन फ्लाई थी, पॉन्ड बी में मोर ड्रैगन फ्लाई थी। तो इसमें आप और भी लिख सकते हो, पॉन्ड ए में लेस ड्रैगन फ्लाइज, मोर फिशेस, मोर honeybees near the pond and more flowers. Pond B has more dragonflies, less bees, honeybees and less pollination and obviously less flowers. तो ये स्टडी हमें शो क्या करती है? दिस स्टडी शोज दैट biotic components such as fish, dragonflies, pollinators and plant interact with abiotic component. तो जो बायोटिक कंपोनेंट है वो एबायोटिक कंपोनेंट के साथ भी इंटरेक्ट करते हैं, लाइक वाटर, टेम्परेचर एंड न्यूट्रिएंट्स। ऑल कंपोनेंट्स आर इंटरकनेक्टेड एंड अफेक्ट ईच अदर। तो सभी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे को क्या करती हैं? अफेक्ट करती हैं। तो ये एक डायग्राम है which is telling fish have indirect effect on plants in and around ponds. तो fish जो है वो indirect effect डालती है। The solid arrows represent the direct effect and the dashed arrow represent the indirect। तो directly और indirectly fish जो है आसपास की सभी चीजों को अफेक्ट कर रही है। तो इसका मीनिंग सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं।
ओके जी, तो यहां से इंटरेक्शन हमें पता चल गई। और यहां से एक बात और पता चली कि हर ऑर्गेनिज्म जो है उसका महत्व है। तो ह्यूमन इंपैक्ट क्या रहेगा? तो अब ह्यूमन का कोई रोल है, ऑब्वियसली है। पॉन्ड में अगर मछलियां हमने ज्यादा पकड़नी शुरू कर दी तो मछलियां कम हो जाएंगी, मछलियां कम होंगी तो ड्रैगन फ्लाई बढ़ जाएगी, ड्रैगन फ्लाई बढ़ी तो हनी भी कम हो जाएगी, हनी भी कम हुई तो पॉलिनेशन कम होगी, पॉलिनेशन कम होगी तो फ्लावर्स कम गिरेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास है। तो ओवर फिशिंग बाय ह्यूमंस कैन डिस्टर्ब द बैलेंस ऑफ द हैबिटेट, इट में इफेक्ट बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग पार्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो इससे लिविंग और नॉन लिविंग पार्ट दोनों इफेक्ट होंगे। कंक्लूजन जो है ये आप याद रखना है, yes every organism in a community matters। तो हर ऑर्गेनिज्म कम्युनिटी में मैटर करता है। रिमूविंग और रिड्यूसिंग वन ऑर्गेनिज्म कैन डिस्टर्ब द एंटायर बैलेंस ऑफ नेचर। और अगर हम किसी चीज को रिड्यूस कर देते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को, और उसकी काउंटिंग को कम कर देते हैं या उसको खत्म कर देते हैं या काउंटिंग को बढ़ा देते हैं, तो उससे बैलेंस जो है वो नेचर का क्या होता है, डिस्टर्ब होता है।